हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके वेक्टर एनालिसिस टॉपिक से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपने बिल्कुल भी वेक्टर एनालिसिस नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके बावजूद भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता है कि ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ कर रखे हैं और बीच में 1, 2, 3 वेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हमें कुछ इस टाइप से दिया जाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि हम क्या लिखेंगे इसे, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। क्या लिखते हैं इसको? वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास 3 वेक्टर इस तरीके से लिखे हुए हो और ये साइड में ब्रैकेट हो, बीच में कॉमा हो, दैट मीन्स ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 वेक्टर्स हैं, तो ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। ए बी सी ना लिख करके आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड मान लो। क्यों एक्स वाई जेड मान रहे हैं? ताकि हमें कंपेयर करने में आसान हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे इसे, फर्स्ट वाला जो वेक्टर है वो यहाँ लिखना है, दैट मीन्स वेक्टर ए। ठीक, उसके बाद डॉट, फिर ब्रैकेट, वाई वेक्टर यानी सेकंड वाला वेक्टर, तो वो हो गया बी प्लस सी। क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड वेक्टर की किसके साथ? थर्ड वेक्टर के साथ। थर्ड वेक्टर जेड है यानी थर्ड वेक्टर जो भी होगा उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए था, कुछ नहीं था और। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इतना हमारा हो गया ये। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, वेक्टर ए तो पूरे के डॉट में बाहर है, वेक्टर ए जो है इस पूरे के बाहर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाले हैं दोनों, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, जैसे आप सिंपल अलजेब्रा में सॉल्व करते हो वही चीज़ करनी है। बी क्रॉस सी, बस बीच में क्रॉस लगाना है। बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ऐसे ही तो करते हैं भाई, इसकी सबके साथ, फिर इस वाले की भी सबके साथ। तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। सिंपल जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं 2 ब्रैकेट्स की, वो काम हमने यहाँ पे करना है। प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना क्रॉस लिखना है, प्लस सी क्रॉस सी। एक चीज़ पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जब आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हो तो वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस वेक्टर का इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0। इस वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये भी हमारा 0। तो ये चीज़ 0 हो गई, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम हटा देंगे। तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी। इस चीज़ को अगर आप देखें तो बी और सी ही दोनों में यूज़ हो रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आप बी क्रॉस सी लिख रहे हो तो इसे आप माइनस सी क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस सी लिख सकते, माइनस सी क्रॉस बी लिख सकते हो। ठीक है, बी क्रॉस सी को अगर आप इंटरचेंज करोगे, सी क्रॉस बी लिखोगे, तो आपको नेगेटिव का साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस बी क्रॉस सी को हमने माइनस सी क्रॉस बी लिख दिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, कितना बचा, सिर्फ सी क्रॉस ए। अब जब हमारे पास सिर्फ सी क्रॉस ए ही बचा है तो यहाँ से हम एक कॉमन ले सकते हैं, जैसे सिंपल अलजेब्रा में हम क्या करते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉमन ना लेकर के हम क्या करेंगे, देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। तो अब डॉट प्रोडक्ट है बाहर, तो वेक्टर ए डॉट इसके साथ लिखो, कॉमन नहीं ले रहे। ठीक है, इतना हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ बनाया, प्लस ए डॉट इसके साथ भी, तो ए का डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए के साथ भी हम बना देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर, ये क्या हुआ, वही तो हुआ। अगर हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी। चाहे बीच में कॉमा लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ए की जगह ए, बी की जगह बी है, सी की जगह पे ए है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी ए। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए। ठीक है, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, फिर सी वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है।
अब होता क्या है, चाहे आप यहाँ से ही डायरेक्ट कर दो, ये चीज़ ना लिखो, जब भी किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स सेम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसमें दो सेम हो गए तो ये भी 0, तो आंसर आएगा हमारा 0। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीनों में से कोई भी दो सेम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ओ ए इज इक्वल्स टू इतना है एंड ओ बी इज इक्वल्स टू इतना है, देन ओ सी हमें ओ सी जो है वो बाइसेक्ट कर देता है एंगल ए ओ बी को। मतलब ओ यानी ओरिजिन हमारा ये रहा, ये हो गया हमारा ओ ए वैक्टर, ये हो गया हमारा ओ बी वैक्टर। तो जो ओ सी वैक्टर आप बनाओगे वो बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, किसको, एंगल ए ओ बी को, ए ओ बी को। इस एंगल को ये वाला वेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही एंगल होगा। ठीक है, तो होगा क्या, जो आपको ओ ए के अंदर आई जे के के साथ कौन कौन लिखा है, 1 3 -2, वो जो होंगे आपके ए के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, और जो ओ बी में लिखे हुए हैं, क्योंकि ओरिजिन तो हमारा 0 ही होता है, तो जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो डायरेक्ट ये ही हो जाएंगे। जो बी के साथ में कौन कौन है, 3 1 -2। ठीक है, अगर ओ मतलब ओरिजिन होता है तो ए लिखा है तो 1 3 -2 ये ए के कोऑर्डिनेट, ओ मतलब ओरिजिन बी जो होगा वो 3 1 -2 जो हो जाएंगे इसी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ऐसे कोई ट्राइंगल बनाते हैं और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कोई बाइसेक्टर बनाते हैं, मतलब बाइसेक्टर का मतलब है, यहाँ पे देखो दूसरी फिगर में इसमें समझ में आएगी वो चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ, कि ये हमारा कोई ट्राइंगल था तो इस पॉइंट से हमने एक बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर का मतलब इतना है सिर्फ कि हम जो भी लाइन यहाँ से बनाएंगे इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये और ये सेम रेशो में होंगे, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये 1 है तो ये 3 हो सकती है, बस उसका मतलब इतना होता है। अगर आप किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बना रहे हो कि ये जो लाइन बनाओगे दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ओ ए की और जो ओ बी की डिस्टेंस है वो हम चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों का जो रेशो है सेम है, जो इसका रेशो है वही इसका अगर रेशो है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये क्या होगा, फिर मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर हमें कह दिया जाए कि ये लाइन भी आपकी 1 है, ये भी आपकी 10 है और ये भी आपकी 10 ही आ रही है। ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर होती हैं, देखो दूसरी प्रॉपर्टी है समझ लो, ये हमारा ट्राइंगल है, इस एंगल से हमने बाइसेक्टर बनाया और ये साइड भी इसके बराबर है और ये एंगल तो बराबर होंगे क्योंकि हमने क्या किया, ये बाइसेक्टर बनाया इस पूरे एंगल का। और हमने एक और चीज़ चेक कर ली कि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हैं। तब हम ये चीज़ बोल सकते हैं क्या, कि ये वाला जो पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने यहाँ से ए सी ऐसे ज्वाइन कर दिया, ए सी भी ऐसे ज्वाइन कर दिया। मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर जो ओ ए डिस्टेंस है और ओ बी डिस्टेंस है क्या वो सेम है। तो अगर मुझे ओ ए निकालना है तो क्या करेंगे, ओ के तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट 0 0 0 ही होंगे, तो ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे 1 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, -2 - 0 का स्क्वायर यानी 4, तो ये आ जाएगा √14 डिस्टेंस जैसे निकालते हैं। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो 3 - 0 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 - 0 का स्क्वायर यानी 1 प्लस -2 - 0 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, और अंडर रूट इनका लगाते हैं तो ये आती है डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी आपकी √14। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल भी दोनों बराबर है क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है ओसी और ये डिस्टेंस भी हमारी सेम है। तो जिस रेशो में ये और ये, कहने का मतलब ये है एंगल बाइसेक्टर की जो मेन डेफिनेशन है वो यही होती है कि अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर बना रहे हो दैट मीन्स इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है अगर इसका रेशो ए बी आता है तो ये भी ए रेशो बी में ही बट जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर था तो इन दोनों का रेशो निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकाल दी, ये डिस्टेंस निकाल दी, तो इनका रेशो अगर आप चेक करोगे तो 1 1 ही आ रहा है। और अगर इनका रेशो 1 1 है तो ए से सी तक, सी से बी तक का रेशो भी 1 1 ही होगा। और अगर ये लाइन है, मैं कह दूं यहाँ से मैंने बीच से डिवाइड कर दिया, ये और ये 1 1 रेशो में है, इसका मतलब मिड पॉइंट ही तो होगा बिल्कुल बीच में। तो यानी सी जो होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका सिंपल क्या होता है, 1 + 3 यानी 4/2, 3 + 1 यानी 4/2 करोगे तो 2 ही मिलेगा, -2 माइनस इसको और इसको ऐड करना है, कितना हो जाएगा -4/2 यानी -2। तो जो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने पूछा है हमसे ओसी बताना था, हमने क्या बताना था, ओसी।
OC बताना है तो O तो ओरिजिन ही है, अगर हमें OC वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, 2 - 0 I, 2 - 0 J, -2 - 0 -2K। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OC वेक्टर हो जाएगा, जो इनमें से एक भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, तो उनके बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो हमने माना दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आई का कोफिशिएंट जे के साथ में जो भी है ये 3 × 2 करो 6 प्लस जे के साथ कौन है 1, जे के साथ कौन है -2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो -2 आएगा। के के साथ कौन है 2, के के साथ कौन है 4, 4 × 2 = 8 हो गया, अपॉन में √3² 1² 2² लिखना है। ठीक, अंडर रूट में 2² -2² 4² लिखना है। ठीक, अपॉन इक्वल टू ये कितना हुआ 4 + 8 12, अपॉन में ये हो गया आपका 14 अंडर रूट और ये हो गया 24। ठीक है, तो अगर हम इसमें से देखें तो 24 को लिख सकते हैं 4 × 6 = 24। ठीक है, तो ये होगा हमारा, यहाँ से हम 4 बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, √6 बचेगा। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, 14 को हमने लिख दिया √2 × √7 और √6 को भी हम लिख देते हैं √2 × √3। तो ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2। ठीक है, इंटू 2 × 2 = हो गया 4, 4 से 12 कट करोगे तो ऊपर 3 मिलेगा। ठीक है, कितना मिला ऊपर 3, इससे ये कट करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा √3, नीचे क्या आएगा √7। तो जो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आई है वो आई है √3 अपॉन √7, या फिर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कॉस इनवर्स √3/7 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हमारा ये ऑप्शन होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक कोई भी वेक्टर दिया है और इस चीज़ को हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी मर्जी से इसमें ए को कोई भी एक वेक्टर मानते हैं। तो हमने मान लिया ए कुछ इस टाइप से, ए की वैल्यू वेक्टर की हमने ये मान लिया, तो 2 मैंने इसलिए माना है कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगी तो शायद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे हो जाए। ठीक है, क्योंकि a² और a की वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन इस तरीके से चूज़ करना कि कोई भी 2 ऑप्शन या फिर 3 या 2 से ज़्यादा मतलब सेम ना बने। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पर a की वेक्टर a ये मान लिया है, तो वेक्टर a पता है मुझे क्या निकालना है, वेक्टर a क्रॉस i निकालना है। ठीक है, पहले मैं ये वेक्टर निकालती हूँ। जब भी हम 2 वेक्टर्स का, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये है, ये एक यूनिट वेक्टर है, जब भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें एक फिर से वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले तो i j k लिखते हैं। ठीक, फिर वेक्टर a के अंदर i j k के साथ जो जो लिखा है वो लिख देना है। i के साथ कौन है 2, j के साथ 2, k के साथ 2। अब इसमें अगर हम सेकंड वेक्टर ये है तो इसमें i के साथ तो 1 है, बट j के साथ सेकंड वेक्टर हमारा ये है, तो क्या हम इसे 1 × i 1i 0 j 0 के ऐसे लिख सकते हैं। तो j और k के साथ तो 0 0 है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो करो, क्या होगा i दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस j करेंगे तो कितना होगा 2 × 0 माइनस 2 × 1 प्लस k के लिए करेंगे तो 0 - 2। तो हमारे पास जो यहाँ से वेक्टर मिल जाएगा वो हो जाएगा 2j - 2k। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आई है, 2j - 2k आई है। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी फाइंड करेंगे इन दोनों को भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2j - 2k ये चीज़ हमारे पास आ चुकी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देन उसका स्क्वायर करना है, प्लस i किया तो यहाँ पर i वाली टर्म नहीं आई थी, है ना। अब देखो j निकालना है तो i j k लिखो, a वेक्टर है तो उसके अंदर से हम 2 2 2 लिख देंगे। अब j वेक्टर है तो j के नीचे ही 1 बनाना है, बाकी दोनों 0, i 2 - 0 -2 माइनस j, ये क्या हो जाएगा 0 - 0 ही हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये कितना होगा 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है -2i + 2k। ठीक है,
-2i + 2k और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब हम थर्ड वाला निकालेंगे, k के लिए निकालते हैं इसके लिए, तो वेक्टर ए तो ये हो गया, k कितना हो गया हमारा, k है तो k वाले के नीचे 1 कर दो, बाकी दोनों 0, ये आएगा i 2 - 0, तो ये 2 आ गया, -j करेंगे तो क्या आएगा 2 - 0, तो 2 आ गया, प्लस k × 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2i - 2j। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, आई तो इसमें है नहीं, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करूँगी, √2 का स्क्वायर प्लस j के साथ में जो है उसका स्क्वायर, k के साथ में जो है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। ठीक है, j के साथ कौन है 2, उसका स्क्वायर, प्लस k के साथ -2 है उसका स्क्वायर भी 4 आएगा, अंडर रूट लगाएंगे और बाहर से क्योंकि इस चीज़ का स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास 4 + 4 8 बचेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, इसका भी क्या होगा, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, बाहर से स्क्वायर दे रखा है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 + 4 8 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 8 आ जाएगा। सेम ये भी क्या आएगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमने ये जो वेक्टर ए था, ये ए का मतलब है, वेक्टर ए का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसका मतलब है ए। ठीक है, वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसका मतलब है ए। तो इन सारे ऑप्शन में देखो, ये तो 0 ही है, 24 आ रहा है, 0 का तो मतलब ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √4 + 4 + 4 यानी 12, √12 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, √12 आ रहा है। यहाँ पे रखो a की वैल्यू √12, तो 12 का अंडर रूट उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24 है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये आंसर नहीं होगा। a की वैल्यू √12 है तो ये और ये आंसर नहीं होगा। 2a² अगर हम निकालें तो 2a² का मतलब क्या था, a² का मतलब तो 12 था, तो 12 2 24, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। वेक्टर ए आप कुछ भी मान करके ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि ए बी सी जो है वो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी पॉजिटिव होंगे, तीनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और 0 भी नहीं है। नॉन नेगेटिव जब भी बोला जाता है तो ना तो वो 0 होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, एक वेक्टर ये बना है, एक ये बना है, एक ये बनाया है। ठीक है, इसमें ए और सी का यूज़ किया, इसमें सी और बी का यूज़ किया, तीनों क्या है एक ही प्लेन में लाई करते हैं वेक्टर्स। तो सी के बारे में बताना है क्या होगा। ठीक है, जब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट 0 होती है। और ये डिटर्मिनेंट कैसे बनती है, फर्स्ट वेक्टर में कौन कौन है, ए सी, यहाँ पर आई के साथ जो भी लिखा है वो लिखो, हर वेक्टर में आई के साथ ए है, आई के साथ 1 है, आई के साथ सी है। फिर इस वाली लाइन में जे के साथ जो कुछ लिखा है तीनों वेक्टर्स में वो, फर्स्ट वेक्टर में ए है, सेकंड में 0 है, फर्स्ट में ए है, सेकंड में क्या है 0 है, और थर्ड में क्या है सी है। अब के साथ इसमें सी है, के साथ इसमें 1 है और इसमें बी है, इसमें कुछ नहीं था तो 0 था। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो अब इसकी, कितना आएगा a 0 - c - a b - c प्लस c -0, ये हो जाएगा -ac -ab प्लस ac प्लस c² = 0। ac से ac कैंसिल हो गया, -ab उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, तो c² = ab, या फिर कह सकते हैं कि c√ab। तो अगर ये कंडीशन होती है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास a और b दो नंबर्स हैं, तो अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करते हो तो इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आता है। तो c क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन किसका, a और b का। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। याद रखना है, तीन वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी किया गया कार्य होता है, वर्क = फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ। ठीक है, फोर्स का प्रोडक्ट डी के साथ। ठीक है, तो फोर्स तो हमें यहाँ इस वेक्टर से दे रखा है, तो फोर्स का जो वेक्टर है वो हमने लिख लिया यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी के साथ। ठीक है,
डी वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो डी कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को माइनस करो, 1 - 3 -2 उसके साथ में आई लिखो, प्लस 2 - 4 कितना आएगा -2 उसके साथ में जे लिख दो, प्लस 3 - 5 करोगे तो -2 आएगा उसके साथ में के लिखो। ये हमारा दूसरा वाला वेक्टर डी वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। मैं सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ना ध्यान दे करके सिर्फ ये बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, W = मिल जाएगा हमें। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I वाले नंबर को I के साथ में जो नंबर है, I के साथ में जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, प्लस J के साथ में जो है, J के साथ में जो है उनकी मल्टीप्लाई करो, प्लस K के साथ में जो है, K के साथ में जो है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा ये 6 और ये कितना हो गया 2, ये हुआ -2। तो जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -2। तो हमारा आंसर कितना होगा -2। ज़्यादा कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जा रही हूँ किसी भी क्वेश्चन में, बस ये बता रही हूँ कि जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको बतानी है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल उतनी सी चीज़ें हमें समझनी है। यहाँ पे देखते हैं, इसमें कहा है कि इफ़ द वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है, I के साथ ये लिखा है, J के साथ ये है, K के साथ ये जो वेक्टर है वो सोलेनोइडल है। अगर कोई भी वेक्टर सोलेनोइडल होता है तो उसमें क्या होता है, उसका डाइवर्जेंस 0 होता है। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस 0 है तो हमें कांस्टेंट A की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या है डाइवर्जेंस, तो ऐसे ध्यान रखते हैं कि इसमें D आ रहा है ना, तो डाइवर्जेंस इसका 0 होता है। इसको हम मान लेते हैं वेक्टर F। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ F अगर हम निकालते हैं उसका मतलब होता है डेल डॉट F। डेल का मतलब होता है I डेल बाय डेल x प्लस J डेल बाय डेल y प्लस K डेल बाय डेल z। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, इस -2 को यहाँ लिख देती हूँ, इसके साथ जो हमें फंक्शन जो हमें वेक्टर दे रखा है I प्लस 2y माइनस zj प्लस 3x प्लस azk। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने बताया I वाले के साथ जो है क्या है डेल बाय डेल x। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों को साथ में, प्लस J के साथ में कौन है डेल बाय डेल y, यहाँ कौन है, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो यही चीज़ करनी है, प्लस यहाँ पर कौन है K के साथ में, और उधर कौन है K के साथ में 3x प्लस az। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी 0 होगी। जब x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 2 मिलेगा क्योंकि y का तो 0 हो जाएगा, प्लस y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आपको 2 मिलेगा, माइनस z का 0 हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो x वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, z के साथ कौन बचा ये आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में इसका 0, इसका a आएगा, इज इक्वल्स टू 0 है तो +4 + a इज इक्वल्स टू 0 आएगा, या फिर a की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ स्केलर p की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है, सच दैट वेक्टर्स, एक ये वेक्टर, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों कोप्लेनर, दैट मीन्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर कैसे करना है, फर्स्ट वेक्टर में I के साथ 2 है, फिर J के साथ -1, K के साथ 1 है। सेकंड वेक्टर में I के साथ 1 है, J के साथ 2 है, K के साथ -3 है। थर्ड वेक्टर में I के साथ 3, J के साथ P, K के साथ 5, और ये हमें क्या करना है 0 के इक्वल। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो अब, 2 10 प्लस 3p प्लस 1 हो जाएगा, ये आगे क्या आएगा 5 + 9 + 1 कितना आ जाएगा p - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लो, ये आएगा 20 + 6p + 14 + p - 6 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा 7p, ये कितना हो जाएगा 34 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 28, तो ये आएगा -28। 7 से इसको कट करेंगे तो -4, तो आंसर आएगा हमारा -4। जब भी तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हो, कोप्लेनर हो, तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। फर्स्ट वेक्टर में IJ के साथ जो कुछ लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड एंड इक्वल टू 0 कर दो, तो जो भी वैल्यू कुछ ना कुछ वो पूछेगा तीनों वेक्टर में। जैसे यहाँ P दे दिया अननोन, पिछले क्वेश्चन में भी एक चीज़ अननोन दे रखी थी, उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी जैसे आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि A एंड B 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर होने का मतलब हुआ इसकी वैल्यू 1 होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ B भी 1 होगा।
इंक्लाइंड यानी झुके हुए हैं एट एन एंगल, कितने एंगल पर, दोनों वेक्टर्स, वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया, दोनों कितने एंगल पर झुके हुए हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर, एक मिनट, तो हम क्या करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस चीज़ की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, या तो आप इसकी निकालो या फिर माइनस वाले की वैल्यू निकाल लो, या तो पॉजिटिव 1 से बड़ी या फिर 1 से छोटी आएगी, या फिर 1 से बड़ी आएगी या फिर इसकी 1 से छोटी। कहना का मतलब ये है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 से बड़ा छोटा आएगा तो इनमें से कोई ऑप्शन हो जाएगा 1 से बड़ा छोटा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आएगा तो लास्ट के 2 ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू हो जाएगी। तो जब भी इस टाइप का मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन होता है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो आता है वेक्टर a प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। ठीक है, a डॉट a हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट b b डॉट a सेम ही होता है, डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों चीज़ें सेम ही है, तो इसे हम a डॉट b लिख सकते हैं। b डॉट b का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है 1, तो इसको रख दिया 1 और इसको भी रखा 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक है, a डॉट b का मतलब क्या होता है, a डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, दैट मीन्स ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, ये भी 1 है, तो पूरा कितना होगा 1, आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर देखते हैं हम 3 आ रहा है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, इसके स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, जब हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ से हम देखते हैं इसकी वैल्यू ये आई है और ये क्या होती है 1 से बड़ी, क्योंकि ये होता है 1.732, तो 1 से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f हमें निकालना है, कर्ल ऑफ f निकालना है, और f हमें दे रखा है इतना। अब इसमें जो हमारा f है वो भी क्या है ग्रेडियंट ऑफ दिस। जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, ग्रेडियंट का मतलब है डेल फाई। अगर देखो, अगर हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें निकालना है तो उसका मतलब होता है डेल फाई, फाई एनी फंक्शन होगा कोई भी। ठीक है, फाई जो होगा कोई भी एक फंक्शन होगा, तो ग्रेडियंट फाई मतलब डेल फाई, और डेल क्या होता है एक ऑपरेटर होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ये होता है हमारा डेल। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट मतलब डेल, ग्रेडियंट मतलब डेल किसका, इस पूरे फंक्शन का, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, f इज इक्वल्स टू डेल का मतलब आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ये जब आप ग्रेडियंट यूज़ करते हो तो कोई डॉट क्रॉस कुछ नहीं आता, जब आप डाइवर्जेंस यूज़ करते हो तो डॉट प्रोडक्ट, कर्ल यूज़ करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई डेल बाय डेल एक्स पूरा ये फंक्शन, मतलब आई डेल बाय डेल एक्स पूरा ये वाला जो भी है ना, ये सारा यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो फंक्शन है डेल बाय डेल एक्स के बाद में, डेल बाय डेल वाई के बाद में, डेल बाय डेल जेड के बाद में, तीनों के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आएगा, प्लस जे डेल बाय डेल वाई और फिर यही वाला फंक्शन प्लस के डेल बाय डेल जेड फिर यही वाला फंक्शन। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0 है ना, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो x का हो जाएगा 1, बाकी तीनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी तो ये हो जाएगा इतना, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्लस जे डेल बाय डेल वाई, अब डेल बाय डेल वाई मतलब y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट देखो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका 0, इसका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस जेड क्यूब का 0, इसका क्या हो जाएगा y का 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -3xz
प्लस के डेल बाय डेल जेड, और इसके साथ में पूरा फंक्शन यही लिखा हुआ है। तो डेल बाय डेल जेड के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3z² माइनस 3xy। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ पर ये फंक्शन लिखो और फिर उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ से हमें एक वेक्टर मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड की टर्म्स में एक वेक्टर हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब ये वेक्टर f मिल चुका है, अब हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ f। जब हम डाइवर्जेंस ऑफ f निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ दिस निकालना था तो पहले ग्रेडियंट ऑफ दिस निकाला, ये हमें f मिल गया। अब f मिल चुका है तो डाइवर्जेंस ऑफ f निकालना है, या फिर डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट f। डेल का मतलब आपको पता ही, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट, डॉट के बाद पूरा का पूरा f फंक्शन, f मतलब ये जो पूरा है ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला जो लाइन है मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, बीच में कौन है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ कौन है, डेल बाय डेल एक्स, आई के साथ कौन है, साथ में लिख दो, नंबर होते तो मल्टीप्लाई कर देते, प्लस जे के साथ में कौन है, डेल बाय डेल वाई, और यहाँ जे के साथ में कौन है वो लिखो, प्लस के के साथ में डेल बाय डेल जेड है, यहाँ पर कौन है के साथ में, ये है। ठीक, तो अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड है छोटा। x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो 6x आएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन, ये तो x की टर्म्स में कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे y z। x के डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए ये जो होंगे दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे, तो ये 0, प्लस y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में इसका होगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस 6z, क्योंकि इसमें y नहीं है, इसमें z नहीं है। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो ये कितना आया हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ f आ गया 6x प्लस वाई प्लस जेड। तो यानी हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है, शुरू में तो डाइवर्जेंस ऑफ f लिखा है, बाद में कर्ल लिखा हुआ है, तो दो ऑप्शन में हमें 6x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया। तो यानी इन दोनों ऑप्शन में से एक ही आंसर होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अब मैंने वो भी मिटा दिया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, डाइवर्जेंस ऑफ f तो मिल गया। अब हमने क्या निकालना था, कर्ल निकालना था, लेकिन मैंने इसका ग्रेडियंट ही मिटा दिया है। अब मुझे दोबारा से सॉल्व करके डायरेक्ट लिखती हूँ। ठीक है, तो देखो अब कर्ल ऑफ f निकालना है, या तो हमारा 0 आएगा या फिर ये वाला ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा। कर्ल ऑफ f अगर निकालना है तो लिखो आई जे के, क्योंकि कर्ल ऑफ f का मतलब होता है डेल क्रॉस f। ठीक है, डेल क्रॉस f होता है हमारा कर्ल ऑफ f, आई जे के लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए आई जे के तो उसमें मेंशन होगा ही होगा, तो आई जे के लिखी जाती है। ठीक है, डेल, डेल में कहाँ है, ये रहा हमारा डेल, इसमें आई के साथ कौन है वो लिख दो, जे के साथ इसमें कौन है वो लिखो, के साथ कौन है वो लिख दो। देन f में आई के साथ ये है तो ये यहाँ पे लिखेंगे, जे के साथ कौन है ये है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, के साथ कौन है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब वही डिटरमिनेंट फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू आई, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, -3x माइनस इसके रिस्पेक्ट ये और ये है ना, z के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन -3x। अब क्या आएगा आगे, i वाला पोर्शन ये हो गया -j, जब -j लिख रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन -3y माइनस z के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन -3y प्लस k के लिए करते हैं तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन -3z माइनस y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन -3z -3x प्लस 3x 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये तो आ नहीं रहा, दैट मीन्स ये ही हमारा, सॉरी ये तो आ नहीं रहा, दैट मीन्स ये ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा
डाइवर्जेंस इतना होगा, कर्ल इतना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ग्रेडियंट भी पूछा एक तरह से, क्योंकि ग्रेडियंट निकालोगे तभी आपको फंक्शन पता चलता है, डाइवर्जेंस भी पूछा है, कर्ल भी पूछा है, तीनों चीज़ें इसी क्वेश्चन में हमसे पूछी गई हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी हमें निकाल के बताना है। तो जब भी हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या करते हैं, ए क्रॉस बी जो आएगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, आई जे के की फॉर्म में आता है, तो वो चीज़ लिखी ही जाती है। इसमें आई जे के साथ 1 2 -2 है, इसमें जो है 2 3 -1 है, लिख दिए आई, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, -2 +6 -j -1 +4 +k 3 -4, ये कितना हो जाएगा 4i -3j -k। ठीक है, अब ये हमें वेक्टर मिल चुका है a क्रॉस b, इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -k का स्क्वायर, 16 9 25 और 1 26 यानी √26 हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज।